हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपके इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। यस, टुडेज टॉपिक इज एरर डिटेक्शन। अब आप सोचे होंगे चैप्टर तो पढ़ाया नहीं, तो कौन से चैप्टर के अकॉर्डिंग है? ये सारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आज एरर करेक्शन बनाए, और ये क्लास सिर्फ आज नहीं चलेगी, ये क्लास आने वाले 2 दिन तक चलेगी। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन प्रोसेस। आज हम आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स देंगे, सोल्यूशन बिल्कुल रहेगा, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल रहेगा, लेकिन हो सके तो हमारी वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, खुद से आंसर सोचिएगा और इसके बाद उसमें सोल्यूशन के साथ चेक करिएगा। एंड इफ पॉसिबल आज क्लास की एंड के बाद अपना एक स्कोर कार्ड बना के रखिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके एरर्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाएंगे एग्जाम्स में। लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। आपका पहला जो क्वेश्चन है उसका डायरेक्शन ऐसा है, आइडेंटिफाई एरर्स फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे। एरर इज इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एरर किसी एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस में है। अगर आपको ये नो एरर लगता है तो आप डी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, जो सी के बाद वाला आता है, विच इज नो एरर। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्लियर हो रहा है कि हम कौन से पैटर्न का डिस्कशन करें। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एसएससी पैटर्न ऑफ एरर करेक्शंस। सॉर्टेड? लेट्स स्टार्ट। जहां तक आप लोगों के एरर करेक्शन का सवाल है, हियर गोज योर फर्स्ट क्वेश्चन। हमको पॉज कर दीजिए और फिर आंसर खोजिएगा। आई होप आपने ऐसा कर लिया है। एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर आई वुड रिजॉल्व दिस इशू विद इन नो टाइम। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, मैंने इस इशू को रिजॉल्व कर दिया होता थोड़े से समय में। ठीक है, अच्छा, अब हमको क्वेश्चन दिख गया। हमारा क्वेश्चन कंडीशनल है, मतलब वो किससे स्टार्ट हो रहा है? वो इफ से स्टार्ट हो रहा है, राइट? स्टेटमेंट में इफ के बाद हमारे पास एक सब्जेक्ट है और इसके बाद हमारे पास वर्ब है जो वॉज लिखा हुआ है, जो कि स्ट्रक्चरली ही गलत है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर कंडीशनल क्लॉज होता है, इफ से सेंटेंस स्टार्ट होता है हमारा, और उस सेंटेंस में हम सेंटेंस के किसी हिस्से में, सेकेंड हिस्से में वुड देखते हैं, तो हम कभी भी इफ आई वॉज, मतलब सब्जेक्ट का अगर हम आई पकड़ ले तो इफ आई वॉज नहीं होता। मेरा करेक्शन क्या होता है? इफ आई वेर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड रिजॉल्व दिस इश्यू विद इन नो टाइम। यस और नो? हमने आप लोगों को कंडीशनल क्लॉज जब पढ़ाया था तो ये बहुत क्लियरली समझाया था कि जब भी हमारा कंडीशनल क्लॉज से सेंटेंस स्टार्ट होता है, इफ उसके साथ कोई सब्जेक्ट होता है जैसे कि आई, तो हम वहां पे हमेशा वॉज को रिप्लेस किससे करते हैं? वेयर से। आपको याद होगा कि हमने आपको ये एग्जांपल इसके साथ सिखाया था। इफ आई वेयर अ बर्ड कॉमा आई वुड फ्लाई। हमने आपको क्या सिखाया था? इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। खैर, तब जो क्लास चल रही थी तब हमने आपको समझाया था कि वुड को हम कहां पे यूज करते हैं। रिमेंबर, एजम्पशंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, है ना, अनरियल सिचुएशंस के लिए हम जनरली वुड को यूज करते हैं। हमने आपको एक और चीज समझाई थी कि जब भी हमारा कोई भी कंडीशनल क्लॉज इफ से स्टार्ट होगा विद सब्जेक्ट, कभी भी वॉज नहीं आएगा, वो हमेशा किसको फॉलो करेगा? वेयर को फॉलो करेगा, जो कि स्ट्रक्चर यहां पे भी आपके सेंटेंस में जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने आपसे कहा था कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता या अगर मैं तुम होता तो ये रूम ज्यादा अच्छा डेकोरेट करते का हमने एक्सप्लेनेशन क्या दिया था? इफ आई वेयर यू आई वुड डेकोरेट दिस रूम बेटर। यस और नो? सो बेसिकली कोई भी सेंटेंस अगर कंडीशनल क्लॉज एंड सब्जेक्ट को ले रहा है तो वॉज आएगा ही नहीं। याद रखिएगा, वहां हमेशा वेयर होगा, और एसएससी का ये वन ऑफ द फेवरेट एरर करेक्शंस है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज, ठीक है, पॉज। None of the two candidates turned up for the interview yesterday. None of the two candidates turned up for the interview yesterday. Okay, क्वेश्चन आपने देख लिया। हमने क्वेश्चन में किससे स्टार्ट किया था? नन से। नन ऑफ द टू कैंडिडेट्स फिर बोलने की क्या जरूरत है? नन ऑफ द कैंडिडेट्स बोलते तो भी तो चलता। हम बोल रहे हैं कि कल को कोई भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने नहीं आया, है ना, नहीं आया। तो जब नहीं आया और आप नन को यूज कर रहे हो, हमने आपको एक चीज याद है सिखाया था कि जब भी हम किसी भी जगह पे दो चीजों को रेफर करते हैं तो वो दो वर्ड्स के लिए जाता है। कौन कौन से के लिए जाता है? एक ईदर के लिए जाता है या फिर नीदर के लिए जाता है। हमने आपसे क्या बोलता है? जब भी +2 का सेंस आएगा आपके सेंटेंस में, हमने क्या बोलता? जब भी +2 का सेंस आएगा तो वो एनी हो सकता है, वो नो वन हो सकता है, राइट?
या फिर वो नन हो सकता है आपके सेंटेंस में। तो यहां पे लिखा है नन ऑफ द टू कैंडिडेट्स, ईदर होता तो टू कैंडिडेट्स आ सकता था, लेकिन वो नेगेटिव सेंटेंस है, नीदर जाएगा नहीं क्योंकि नीदर के लिए टू का जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड है कि वो दो लोगों के लिए बोल रहा है। तो हमारा करेक्शन सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, हमारा करेक्शन होगा नन ऑफ द कैंडिडेट्स। यहां से आपको टू को रिमूव करना होगा। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में हम टू को प्लेस करते हैं, ईच अदर के लिए हो सकता है जहां दो एंटिटीज हैं, ईदर के लिए हो सकता है, नीदर के लिए हो सकता है, इसके अलावा कभी यूज नहीं होगा, कभी भी यूज नहीं होगा। वो अंडरस्टूड है ना। तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि नन ऑफ द टू कैंडिडेट, दोनों में से कोई भी कैंडिडेट नहीं आया, तो भाई नन का जरूरत ही नहीं है। हम सीधे क्या बोलेंगे, वहां पे टू का जरूरत ही नहीं है, सीधे बोल देंगे कि दोनों में से कोई नहीं आया, कोई भी कैंडिडेट नहीं आया में, वो दो हो सकता है, दो से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो आपका करेक्शन हो जाएगा नन ऑफ द कैंडिडेट्स टर्न्ड अप फॉर द इंटरव्यू येस्टरडे। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। वी फॉरगिव हिम बिकॉज ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। सोचिए क्या हो सकता है एरर, हमने उसे माफ किया, वी फॉरगिव हिम, ठीक है, बिकॉज ही कन्फेस्ड, पास्ट में था, तो यहां पे भी हमने फॉरगिव, यहां पे फॉरगिव लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी फॉरगिव हिम किस लिए, रीजन है तो बिकॉज आ रहा है, ये भी सही है। बिकॉज ही मतलब द सब्जेक्ट कन्फेस्ड हिज क्राइम। नाउ कम्स सरप्राइज, नाउ कम्स अ सरप्राइज विच इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। इसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन प्रेपोजिशंस के होते थे, याद है आपको, जैसे कि अगर हम आपसे बोले रेफर होगा तो रेफर अपने साथ क्या लेगा, टू, राइट, रेफर टू। उसी तरीके से जब हम कन्फेस्ड वर्ड को यूज करते हैं तो ये भी अपने साथ जिस एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन को यूज करता है वो टू होता है। तो अगर आपका सेंटेंस है वी फॉरगिव हिम बिकॉज ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहां पे आपको एप्रोप्रिएशन यूज करना होगा, करेक्शन हो जाएगा बिकॉज ही कन्फेस्ड टू हिज क्राइम। क्लियर। जैसे कि हमने आपको एप्रोप्रिएशन में समझाया भी था, जैसे कि अक्यूज्ड ऑफ होता है, गिल्टी ऑफ होता है, डिफरेंट फ्रॉम होता है, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इनके बिना अधूरे होते हैं। क्लियर। प्रपोज टू, confess to and refer to are the three most commonly used words in appropriation. तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप appropriate prepositions को यूज कर रहे हैं, कुछ कॉमन वर्ड्स इनके बिना यूज नहीं होते। क्लियर। तो हमारा आंसर हो जाएगा we forgave him because he confessed to his crime. उसने अपने क्राइम को कन्फेस किया। confessed to what? to his crime. क्लियर। इस तरीके से एप्रोप्रिएशन यूज होता है। वैसे तो अगर कोई बच्चा सेंटेंस को पहली बार पढ़ेगा तो उसे कोई एरर दिखेगा ही नहीं, है ना, दिखने से ये बिल्कुल नो एरर सा लग रहा है, बट एक्चुअली है। जैसे अगर हम बोलेंगे आई रेफर्ड, ठीक है, आई रेफर्ड हिम टू द लाइब्रेरी, तो रेफर देखो टू ले रहा है अपने साथ, चाहे सेंटेंस में पास मिले या उसके बाद मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द चीफ एज वेल एज द विलेजर्स हैव अग्रीड टू द प्रपोजल। चलो पहले तो सेंटेंस पढ़ते हैं। यहाँ पे चीफ है फर्स्ट सब्जेक्ट, किसे जुड़ा है, एज वेल एज से, और द विलेजर्स आर द सेकंड सब्जेक्ट, और ये प्लूरल फॉर्म में है, ये आपका सिंगुलर फॉर्म में है। हैव अग्रीड, अब देखने से तो लग रहा है कि हमारे सेंटेंस में एक से ज्यादा लोग हैं। अब एक से ज्यादा लोग हैं तो प्लूरल होना चाहिए, तो वर्ब देखो यहाँ क्या लिखा है, हैव अग्रीड टू व्हाट, टू द प्रपोजल। तो क्या सेंटेंस सही है। अब हम आते हैं हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे। इफ यू रिमेंबर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक रूल था जहां पे हमने आपको पढ़ाया था कि अगर हमारे पास कोई भी दो सब्जेक्ट होते हैं, है ना, जो कि along with, हम एंड की बात नहीं कर रहे हैं, along with, in addition to, as well as, जैसे वर्ड से अगर जोड़े जाते हैं, याद है बताया था ना कि अगर इनमें से कोई भी आपके ऐसे वर्ड से जोड़े जाते हैं तो हमेशा प्रेफरेंस किसको मिलता है, आपके फर्स्ट सब्जेक्ट को। मतलब हमारा जो वर्ब होगा, ये जो सब्जेक्ट का जो वर्ब होगा, ये किसके अकॉर्डिंग होगा, आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यस और नो। तो हमारा करेक्शन क्या होना चाहिए था, अब ध्यान से देखिए। चीफ आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, ठीक, विलेजर सेकंड सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है। अब रूल के अकॉर्डिंग एंड से कनेक्टेड नहीं है, ये किससे कनेक्टेड है, आपका एज वेल एज से कनेक्टेड है। अब ऐसे रूल के अकॉर्डिंग हमारा रूल था कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम किसको फॉलो करेंगे, हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट को। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है,
चीफ हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे वर्ब भी तो हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैज अग्रीड टू द प्रपोजल। इज दैट क्लियर? यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा, हैव अग्रीड की जगह हैज अग्रीड। अब इस रूल को थोड़ा सा इलैबोरेट करने के लिए एक चीज समझाते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे एज वेल एज ना होता, बस मान लीजिए, और यहाँ पे हमने एंड लिखा होता तो सेंटेंस बिल्कुल सही था, ठीक है। द चीफ एंड द विलेजर्स हैव अग्रीड टू द प्रपोजल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब एंड तो है नहीं, है ना, और एंड का मीनिंग क्या होता है, और, है ना। लेकिन हम बोल रहे हैं चीफ और उसके साथ विलेजर्स, तो सबने अग्री किया प्रपोजल के लिए, सब आ गए, लेकिन पहले कौन था अग्री करने के लिए, चीफ था। तो हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट कौन है, मेरा चीफ है। तो जब एज वेल एज से जुड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा ये एक ऐसा एरर है जो बच्चे गलती कर देते हैं, उनको समझ ही नहीं आता गलती हो गई है ना, क्योंकि बहुत छोटा सा डिफरेंस है, कैसे समझ में आएगा हमको। तो देखो बच्चे का दिमाग कैसे जाएगा, हमेशा आप भी एग्जाम में बैठोगे तो क्या आएगा, एक पर्सन है चीफ, विलेजर्स हैं दो लोग, दो से ज्यादा लोग हो गए, हैव एकदम सही जा रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ये सही होता तब जब ये एंड होता, बट क्योंकि नहीं है तो हमारा प्रेफरेंस हमेशा जाएगा हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट को। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब चेंज हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा हैज अग्रीड टू द प्रपोजल। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल से इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ह्यूमंस फॉर इंस्टेंस, natural infection or vaccination can lead the formation of important immunological memory in the human immune system। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ह्यूमंस की। तो इन ह्यूमंस फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए, फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है मान लीजिए, इन ह्यूमंस मान लीजिए कि नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, या तो नेचुरल इन्फेक्शन या फिर वैक्सीनेशन कैन लीड, किस चीज को लीड करेगा, कैन लीड टू समथिंग, है ना, कैन लीड टू समथिंग, राइट। ओके, अब हम आपके सामने कुछ लिख रहे हैं, लीड टू समथिंग। चलिए पहले तो देखते हैं कि यहां पे वो समथिंग कौन सा है। वो समथिंग क्या है, कैन लीड द फॉर्मेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, है ना। वो समथिंग क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। कहां पे, इन द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। खैर इन द ह्यूमन इम्यून सिस्टम में ना स्पेलिंग एरर दिख रहा है ना पार्ट ऑफ स्पीच का एरर है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है। बच रहा है बीच वाला सेक्शन। हमारे पास लीड है जो कि आपके क्वेश्चन में लिखा है, कैन लीड। हमारे पास वो समथिंग भी है, वो समथिंग क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। लेकिन ये टू कहां गया, इट लीड्स टू समथिंग ना, यस और नो, इट लीड्स टू समथिंग, इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन हो जाएगा। आपके स्टेटमेंट में एक वर्ड जो मिसिंग है वो क्या है, करेक्शन हो जाएगा, कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इन द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो एरर का फाइंड आउट करते वक्त कम से कम बोल लीजिएगा, इसे भी एरर फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। इन ह्यूमंस फॉर इंस्टेंस, नेचुरल इन्फेक्शन या फिर वैक्सीनेशन क्या करेगा, it can lead to what, to the formation, to something था, तो वो something क्या है, to the formation of important immunological memory in the human immune system। so आपका एरर कौन से पार्ट में जाएगा, पार्ट बी। आई होप यहां तक आपके क्वेश्चन सही जा रहे होंगे, आप सही तरीके से एरर फाइंड आउट कर रहे होंगे। लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, when Albert was staying at the African jungle, जब एल्बर्ट रह रहा था कहां पे, एट द अफ्रीकन जंगल। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ही चोज, उसने ये खुद से निर्णय किया, टू पुट अप विथ, सही है। पुट अप विथ का मतलब होता है ये मान लिया कि उसे बाकी चीजें त्यागनी पड़ेंगी, कि उसे बाकी चीजों के साथ रहना पड़ेगा। और वो बाकी चीजें क्या क्या थी, बहुत सारे इनकन्वीनियंसेस, पुट अप विथ मेनी इनकन्वीनियंस। जाहिर बात है जंगल में आपको सारी सुविधाएं तो मिलेंगी नहीं और इनकन्वीनियंस ही होगा। इनकन्वीनियंस किस किस से हो सकता है, वाइल्ड एनिमल्स एंड पॉइजनस इंसेक्ट्स। तो मतलब जब एल्बर्ट ने जंगल में रहना शुरू किया, ठीक है, ही चोज टू पुट अप, उसने खुद से ये स्वीकार किया कि उसे कोई दिक्कत नहीं है बहुत सारे इनकन्वीनियंस के साथ रहने की। तो पुट अप विथ का मतलब होता है, ध्यान देना, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पुट अप विथ का मीनिंग होता है इसके साथ रहना स्वीकार कर लिया, ठीक है।
So put up with what? Many inconveniences. और वो inconveniences जंगल में कौन कौन से होंगे आपके? Wild animals and poisonous insects. सेंटेंस बी और सी के पार्ट को जो है, आपके सेंटेंस का जो पार्ट बी और सी है, एक बार इसको फिर से पढ़ो. देखो आपको कुछ मिसिंग लिंक मिलेगा. When Albert was staying where? At the African jungle. कोई एरर? No. He chose. कोई एरर? No. He chose to put up. He chose to put up with many inconveniences as wild animals होगा या such as. वो inconveniences कौन कौन से थे? जैसे हम बोलते हैं ना like. यहाँ पे जो such as का मीनिंग है वो निकल रहा है like के लिए. ठीक है, जैसे कि many inconveniences like wild animals and poisonous insects. तो यहाँ पे हम as कैसे बोल सकते हैं? हमको तो यहाँ पे जो टर्म like के लिए देना है वो क्या होगा? such as होगा. तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा? such as wild animals and poisonous insects. आप यहाँ पे like बताना चाह रहे हैं ना, जैसे कि. क्या क्या थे वो इनकन्वीनियंस? जैसे कि. तो जैसे कि मतलब such as. Yes or no? जैसे कि या फिर like या such as, दोनों को टर्म को रिलेट कर लीजिए. अब क्योंकि as दिया हुआ है तो like की लगाने की जरूरत ही नहीं है. हम क्या बोलेंगे? such as wild animals and poisonous insects. समझ आया? ये बहुत ही छोटा सा एरर था. आई नो पढ़ने में इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, लेकिन करेक्शन क्या होता है ये दिक्कत होती है. तो तोड़ लीजिए अपने सेंटेंस को और फिर देखिए वो क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है आपको, है ना. चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द हॉस्टेस. यहाँ पे हॉस्टेस का मतलब होता है एयर हॉस्टेस. ठीक है. व्हेन द हॉस्टेस स्माइल्ड एज इफ शी सॉ मी बिफोर. नो, बहुत अजीब सा है ना. मैं बहुत सरप्राइज था जब वो एयर हॉस्टेस मुझे देखकर हंसी. ऐसे हंसी जैसे कि उसने मुझे पहले भी देखा है ना. यहाँ दो एक्शन हो रहे, एक एयर हॉस्टेस का हंसना, दूसरा आपका सरप्राइज होना, है ना. तो हमारा जो करेक्शन होगा वो क्या होगा? आई वॉज सरप्राइज्ड में कोई एरर दिख रहा है क्या आपको? नहीं. आई वॉज सरप्राइज्ड कब? जब, व्हेन सही है, द हॉस्टेस स्माइल्ड. अब क्योंकि आपके पहले सेक्शन में भी आप सरप्राइज थे पास्ट में, तो तभी होंगे जब ये एक्शन भी पास्ट में हुआ होगा. इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं. When the hostess smiled as if she saw नहीं होगा, करेक्शन हो जाएगा she had seen me before, as if वो मुझे पहले भी देख चुकी है. तो हमारा जो यहाँ पे करेक्शन बनेगा वो होगा as if she had seen me before. saw नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? सेंटेंस का पहला हिस्सा ही सिंपल पास्ट में जा रहा है, तो जो दूसरा एक्शन है वो सिंपल पास्ट में नहीं रह सकता. यहाँ पे आपको जो सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है इसको परफेक्ट बनाना होगा, और परफेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हैड सीन को यूज करोगे. हैड है तो वैसे भी यहाँ पे जो वर्ब का आपका फॉर्म आएगा वो कौन सा फॉर्म आ जाएगा? आपका थर्ड फॉर्म आएगा. एग्जैक्टली. याद रखिएगा यहाँ व्हेन का प्रयोग हो रहा है. व्हेन को जब हम यूज करते हैं तो साइमल्टेनियस एक्शंस के लिए यूज करते हैं. तो हम कह रहे हैं मैं बहुत चौंक गया या मैं बहुत चौंक गई जब मैंने देखा कि वो एयर हॉस्टेस मुझे देख के मुस्कुरा रही है जैसे उसने मुझे पहले भी देखा है. तो जैसे कि पहले भी देखा है वो प्राइमरी एक्शन होता जा रहा है ना. तो अगर प्राइमरी एक्शन हो जाएगा तो सॉ नहीं होगा. वैसे भी सेंटेंस का जो स्टार्टिंग है या जो शुरुआत हुई है वो आपका सिंपल पास्ट है, तो दूसरा हिस्सा कौन से पार्ट में चला जाएगा? परफेक्ट में चला जाएगा. तो करेक्शन क्या हो जाएगा? हैड सीन मी बिफोर. इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Had the police not reached here? कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ा हुआ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में गलती नहीं होना चाहिए. ठीक है. चलिए. Had the police not reached here on time, he would have killed by the criminals. अच्छा, अगर पुलिस यहां समय से ना पहुंची होती तो वो मारा जा चुका होता. किसके द्वारा? क्रिमिनल्स के द्वारा. ठीक. अब हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हैड से. याद होगा आपको कि अगर हैड के साथ हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं तो डॉट 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 कंडीशनल सेंटेंस होगा, और सेंटेंस के दूसरे में हिस्से में होगा वुड हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म. डू यू रिमेंबर? ये स्ट्रक्चर आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम लिखवा चुके हैं. हमने क्या बोला था? हैड द पुलिस नॉट रीच्ड हियर ऑन टाइम. अगर पुलिस, अगर कंडीशनल सेंटेंस देखो ये भी है, हैड से स्टार्ट हो रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है. Had the police not reached here, अगर पुलिस यहाँ टाइम पे ना पहुंची होती, he would have killed की जगह पे करेक्शन हो जाएगा he would have been killed by whom? By the criminals. वो तब तक क्रिमिनल्स के द्वारा मारा जा चुका होता. तो यहाँ पे would have killed नहीं होगा, would have been killed होगा, क्योंकि ये एक्शन कंप्लीट हो चुका होता.
इज दैट क्लियर? यहाँ पे करेक्शन क्या हो जाएगा? वुड हैव बीन किल्ड। यहाँ पे जो V3 फॉर्म है वो किसके लिए जा रहा है? आपके वर्ड के लिए, किल्ड वर्ड के लिए। तो करेक्शन होगा ही वुड हैव बीन किल्ड बाय होम? बाय द क्रिमिनल्स। आप जैसा कि देख रहे होगे, हमने जब भी एरर करेक्शन कराई, कंडीशनल सेंटेंसेस जब भी आते वो अपने स्ट्रक्चर्स के बाहर नहीं जाते। तो जो कंडीशनल सेंटेंस की क्लास आपको कराई गई थी वहां स्ट्रक्चर्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। 2 बार रिवाइज कर लीजिए, इस सेक्शन से तो मार्क्स पक्का है और एरर करेक्शन में ये रहना ही रहना है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नुपुर एन अर्ली राइजर, एक अर्ली राइजर है एंड नेचर लवर है। ठीक है, नुपुर आपका सब्जेक्ट है, शी इज योर सब्जेक्ट, एन अर्ली राइजर, वो जल्दी उठती भी है और उसे नेचर से प्यार भी है, एंड नेचर लवर, कोई दिक्कत नहीं, ये उसके 2 क्वालिटी ट्रेट्स है। गोज टू मॉर्निंग वॉक, कहां पे? एट रविंद्र सरोवर लेक, हर रोज सुबह वो मॉर्निंग वॉक पे जाती है एट दी रविंद्र सरोवर लेक बिफोर डॉन, है ना, भोर होने से पहले ही वो निकल जाती है अपने लेक पर जाने के लिए। एक बार फिर से देखिए तो सेंटेंस आपने क्या पढ़ा है? नुपुर इज एन अर्ली राइजर, कोई दिक्कत नहीं, और क्या है? वो नेचर लवर है। वो हर रोज कहां जाती है? देखो नेचुरल एक्शन है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो इसका एक्शन बताया जा रहा है वो कैसा एक्शन है आपका? हैबिचुअल एक्शन है। अगर हैबिचुअल एक्शन होता है तो हम क्या बोलते हैं? वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में होता है। यस और नो? हैबिट्स हमेशा कौन से फॉर्म में होती है? सिंपल प्रेजेंट। तो देखो वहां पे हमने क्या यूज किया है? सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में गोज, है ना। गोज वेयर? गोज मॉर्निंग वॉक एट रविंद्र सरोवर लेक, कब? बिफोर डॉन। तो ये तो खैर सही है, ए में भी एरर नहीं है, सी में भी एरर नहीं है, तो बी का क्या किया जाए? क्या लगता है? अगर एक बार सेंटेंस को आप फिर से तोड़ोगे तो देखो क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। नुपुर एन अर्ली राइजर एंड नेचर लवर गोज टू मॉर्निंग वॉक। नाउ सी, जब भी आप बोलते हो ही गोज टू, तो गोज टू एक्चुअली प्लेस के लिए जाता है। ये किसके लिए जाएगा आपके सेंटेंस में? प्लेस के लिए। ठीक, अब देखो यहां पे बोल रहा है गोज टू मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक कोई प्लेस है या एक्टिविटी है? चलिए, आपका जो मॉर्निंग वॉक की अगर बात की जाए तो मॉर्निंग वॉक हमारे सेंटेंस में एक्चुअली एक एक्टिविटी के लिए जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? एक्टिविटी, है ना, जो कि प्लेस नहीं है। ये तो एक्शन है कि नहीं? अब अगर एक्शन है तो आप बताओ यहाँ पे क्या वो प्लेस के लिए जाएगा? हम हमेशा गोज टू को कब रेफर करते हैं? व्हेन वी आर एक्चुअली आइडेंटिफाइंग अ प्लेस। तो यहाँ पे इसका मतलब टू का यूज ही गलत है ना। यहाँ पे टू का यूज गलत है क्योंकि हमारे सेंटेंस के दूसरे हिस्से में एक्शन आ रहा है, प्लेस नहीं आ रहा है। प्लेस के लिए तो हम ऑलरेडी रविंद्र सदन यूज कर रहे हैं, और वो कौन सा प्रेपोजिशन फॉलो कर रहा है? एट। याद रखिएगा स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए एट जाता है, रिमेंबर ना। यहां पे करेक्शन जो बैठेगा वो होगा गोज ऑन अ मॉर्निंग वॉक। वेयर डज शी गो? शी गोज ऑन टू डू समथिंग। तो ऑन टू डू जब बोला जाता है तब उसका मीनिंग होता है कि हम किसी एक्टिविटी को रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑन अ मॉर्निंग वॉक वो एक्टिविटी है, और अगर टू रेफर करना होता तो वो डायरेक्टली प्लेस के लिए जाता, तब यहाँ पे ये नहीं आया होता। इज दैट क्लियर? तो हमारा जो करेक्शन बैठेगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोज ऑन मॉर्निंग वॉक एट रविंद्र सरोवर लेक बिफोर डॉन। क्लियर? सो दिस हैज टू बी योर एरर। सॉर्टेड? लेट्स मूव फर्दर। बढ़ते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आई रिकॉल यू टेलिंग मी द स्टोरी ऑफ द 7 विचेस बट आई कैन नॉट रिमेंबर वेयर और व्हेन। मुझे याद है आपका मुझे स्टोरी सुनाना, राइट, बट मुझे ये याद नहीं है आपने मुझे कब और कहां सुनाई है। ठीक, चलो अब यहां पे आई सब्जेक्ट है, आपको रिकॉल है क्या? उनका सुनाना। अब यहां पे टेलिंग हमारा वर्ब है, बट ये कैसा वर्ब है? क्या ये पार्टिसिपल है? क्या ये जेरेंड है? लेट्स सी। यहाँ पे जो टेलिंग वर्ड है वो आपके सेंटेंस में एक जेरेंड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एक जेरेंड का। जेरेंड एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमने आपको बताया है, वो वर्ब प्लस आईएनजी होता है, और इसको आइडेंटिफाई नॉर्मली हम लोग पर्पस के साथ करते हैं, है ना। अब पर्पस को कैसे खोजा जाता है? व्हाट के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या याद है? आई रिकॉल यू व्हाट मी द स्टोरी, है ना, क्या सुनाना? स्टोरी सुनाना। तो यहाँ पे जो टेलिंग वर्ड है वो नाउन का काम कर रहा है। जब नाउन वर्ब नाउन का काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम जेरेंड बोलते हैं, है ना। अब रूल के अकॉर्डिंग था कि अगर हमारे सेंटेंस में कोई भी जेरेंड है तो उसके साथ का नाउन या फिर प्रोनाउन जब भी यूज किया जाएगा, हमेशा कौन से केस में यूज किया जाएगा? पोजेसिव केस में। अब आप अपने सेंटेंस को देखिए,
यहाँ पे यू पॉजेसिव है या फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस है। देखो याद रखिएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस में यू में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जब ये पॉजेसिव होता है तो ये क्या बन जाता है, योर, है ना। तो यहाँ पे हमें उसे कौन से केस में लाना होगा, पॉजेसिव केस में, और पॉजेसिव केस होगा तो यू किस में रिप्लेस हो जाएगा, योर में। तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, योर टेलिंग मी स्टोरी ऑफ 7 witches बट आई कैन नॉट रिमेंबर वेयर और व्हेन। इज दैट क्लियर? ये तो था हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव 3 केसेस, और बाकी आपके जेरेंड के साथ का वो रूल जिसके अकॉर्डिंग जेरेंड के साथ कोई भी नाउन प्रोनाउन अगर बैठेगा वो हमेशा कौन से केस में होगा, पॉजेसिव केस में। क्लियर? ये सेम चीज आपके एरर करेक्शन का पार्ट बनेगा। तो अगर आप मार्क करोगे तो एरर कौन से पार्ट में आप मार्क करोगे, पार्ट ए में। क्लियर? यहां तक तो थे आपके सारे एरर करेक्शंस आज के लिए। नेक्स्ट से जब आपसे मुलाकात करेंगे तो और भी बहुत सारे एरर करेक्शंस के लिए साथ करेंगे। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।